हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं सीडीपी की क्विक रिवीजन की सीडीपी बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान की क्विक रिवीजन की। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो डाली हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। MCQs टाइप में क्वेश्चन है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन थे इसके प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के? थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, स्किनर या क्रो एंड क्रो। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप मुझे आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अगर बेबी डॉल का सिद्धांत मॉडल पूछा जाए या मॉडलिंग का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया, तो ये भी अल्बर्ट बंडूरा ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन है, ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन से परिभाषाओं से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो हम सारी परिभाषाएं याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक परिभाषाएं हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम में यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, गेट्स का, क्रो एंड क्रो का, वुडवर्ड का। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो ये किसने कहा था? ये कहा था गिलफोर्ड ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, सभी जानते होंगे इसका आंसर कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कौन सी 4 भागों में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ कौन सी अवस्था तक विकसित होती है? संरक्षण का नियम, इसकी समझ कौन सी अवस्था तक होती है? संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो संरक्षण का नियम होता है कि जब बालक लंबाई से संबंधित, भार से संबंधित, तरल चीज़ों से संबंधित, मतलब इन चीज़ों से संबंधित आने वाली समस्या को समझने लगता है, तो ये होता है संरक्षण का नियम। तो ये किस अवस्था तक आने लगता है बच्चे को समझ में? संवेदीगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चे को आने लगता है मूढ़ संक्रियात्मक। और मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था का जो समय होता है वो होता है 7 से 11 या 7 से 12 वर्ष तक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उपलब्धि अभिप्रेरणा के कौन है प्रतिपादक? डगलस व हॉलैंड, मैकलीलैंड, थॉमसन या सिम्पसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसके जो प्रवर्तक थे ये थे मैकलीलैंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? मुखौटा, खिलौना, पर्स या घड़ा। तो पर्सोना शब्द का सही आंसर हो जाएगा मुखौटा। पर्सोना जो पर्सनैलिटी वर्ड है ये पर्सोना शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट है किसने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? शारीरिक रचना के आधार पर किसने बताए हैं? क्रैशमर ने, टर्मन ने, युंग ने या हिप्पोक्रेटस ने। तो शारीरिक रचना के आधार पर किसने बताए हैं? क्रैशमर ने बताए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो ये आएगा हिप्पोक्रेटस ने किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण, व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन या सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो ये भी किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खिलाड़ी, व्यापारी, खिलाड़ी, अभिनेता, इनमें से किस व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं? मतलब ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं, व्यापारी हो, खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, वो किस तरह का व्यक्तित्व होता है उनका? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा, इनका व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है। मतलब ये सबके साथ बाहर खुल मिलकर रहने वाले होते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा व्यक्तित्व जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का गुणनफल है। तो
तो ये इसको प्रभावित भी दोनों ही करते हैं, व्यक्तित्व को वंशानुक्रम और वातावरण, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? निरीक्षण विधि द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या व्यक्ति इतिहास विधि द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अचेतन मन का अध्ययन बहुत बार बताया हुआ है मैंने, ये हर वीडियो में इससे एक क्वेश्चन आता ही है। और मैंने सिगमंड फ्रायड को लेके, पूरे सिगमंड फ्रायड के जितने भी उन्होंने व्यक्तित्व को लेके, बुद्धि को लेके जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उसको डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अचेतन मन पे जोर दिया था सिगमंड फ्रायड ने, और कौन सा सिद्धांत था उसका? मनोविश्लेषणात्मक। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं, यह किसने कहा था? सिल्वरमैन ने, विटेकर ने, एडलर ने या गेने ने? सभी चिंतन जो हैं वो लक्ष्य निर्देशित होते हैं, तो ये कहा था विटेकर ने। फिर है बालकों में सर्वप्रथम किस प्रकार के चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालकों में सर्वप्रथम किस प्रकार का चिंतन जो है, किस प्रकार की थिंकिंग स्टार्ट होती है? प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, अपसारी, अनुमान। तो बालकों में सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक होता है, मतलब जो चीज़ उनके सामने होती है परसेप्चुअल, उसको देखकर ही उनका चिंतन स्टार्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक। फिर है यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, आलोचनात्मक, स्वली, सृजनात्मक या अभिसारी। तो यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, आलोचना, तो कौन सा नहीं है? आलोचनात्मक, स्वली, सृजनात्मक या अभिसारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वली चिंतन, क्योंकि आलोचनात्मक, सृजनात्मक और अभिसारी ये तीनों जो है यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं। यथार्थवादी चिंतन होता है वास्तविकता का चिंतन, मतलब वास्तव में वास्तविक चीज़ को देख के इसका चिंतन किया जाता है। और स्वली चिंतन होता है जो पूर्णतः कल्पना पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। और ये दो यथार्थवादी और स्वली, ये चिंतन के दो प्रकार किसने बताए थे? ये बताए थे जिम्बाब्वे व रुक ने बताए थे। फिर है पावलव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी के बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? पावलव का प्रयोग है, उसमें कुत्ते का घंटी के बजते ही उसकी लार आने लगती है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वाभाविक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, संबंध उद्दीपक या प्राकृतिक अनुक्रिया। तो ये 14 का आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध अनुक्रिया, क्योंकि पहले कुत्ते को इस चीज़ की मतलब अभ्यास कराया गया था कि जैसे ही घंटी बजे उसकी लार आने लगे, मतलब जैसे ही घंटी, पहले कुत्ते के पास घंटी बजते ही भोजन आने लगता है, फिर जब बाद में भोजन नहीं आता है फिर भी घंटे के बजते ही उसके मतलब लार आने लगती है, तो ये क्या था? संबंध था। घंटे के बजते ही संबंध, घंटे के बजते ही लार आने लगती है, ये हो गया संबंध अनुक्रिया। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में भोजन के प्रति लार आने की क्या अनुक्रिया है? यूसीएस, सीएस, यूसीआर या सीआर। यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, सीएस मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर मीन्स अनकंडीशनल रिस्पांस और सीआर मीन्स कंडीशनल रिस्पांस। तो क्लासिकल अनुबंधन हम जानते हैं किसका अनुबंधन है? क्लासिकल अनुबंधन ये है पावलव का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत में भोजन के प्रति, मतलब भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या रहेगी? तो योगी यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पांस। परंपरागत संबंधा का सिद्धांत किसने दिया? परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, परंपरागत संबंध पूछा जाए, प्राचीन अनुबंधन पूछा जाए, ये कौन से सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है पावलव के सिद्धांत। इसे क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत भी यही है, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी यही है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा, अरस्तु, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, ये हम सभी जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो भी थॉर्नडाइक ही थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शेपिंग या आकृतिकरण की संकल्पना संबंधित है। शेपिंग या आकृतिकरण किस सिद्धांत में दिया गया है? किसने बताया है? शास्त्रीय अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत में, प्रयास एवं त्रुटि में, अवलोकनात्मक अधिगम में। तो शेपिंग की संकल्पना जो है दी है, जो है वो है क्रिया प्रसूत में, और क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का सिद्धांत है ये। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है, मतलब वह कौन सा कारक है जो व्यक्ति को किसी कार्य के करने के लिए उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है?
वो होता है अधिगम, अभिप्रेरणा, स्वधारणा या कोई नहीं। तो वो होता है अभिप्रेरणा। इंसान, कोई भी व्यक्ति मोटिवेशन से ही किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है और किसी कार्य को करने के लिए पीछे हटता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म सही नहीं पूछा गया है इसमें। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, बिल्कुल सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अगर यहाँ पे नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर की जगह पियाजे होता तो भी सही होता, क्योंकि पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। फिर है विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने, तो ये भी सही है, क्योंकि विकासात्मक या संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने दिया है। और फिर है मनोसामाजिक सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, तो ये गलत है। इसमें गलत ही पूछा गया है, गलत कौन सा है? तो ये है, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत वो किसने दिया था? ये दिया था एरिक्सन ने, ध्यान रखिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। और उन्होंने कितने चरण बताए थे? इसके 8 चरण बताए थे। इसे जीवन जिसमें पूरी जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्होंने 8 भागों में बांटा था। फिर नेक्स्ट है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या आते हैं? मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, जीवन लक्ष्य, उपरोक्त सभी। तो ये सभी अर्जित प्रेरक के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, गार्डनर है, स्टर्नबर्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत तो ये दिया था कैटल ने, ध्यान रखिएगा। कबड्डी के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है? कबड्डी का खेल हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, ये जो सभी खेल होते हैं इसमें किस प्रकार की बुद्धि का यूज़ किया जाता है? स्वाभाविक बुद्धि, संगीत संबंधी, भाषा संबंधी या शारीरिक गति संबंधी। तो ये बहुत जनरल नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इन खेलों में जो है शरीर से संबंधित बुद्धि का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यता लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता किसका लक्षण है? अवधान संबंधी विकार का, अभिप्रेरणा का अभाव, भागने की प्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम निर्योग्यता का संबंध ये होता है अवधान संबंधी विकार होता है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो, वो अवधान संबंधी विकार या बाधा होती है। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? गत्यात्मक क्रियाएं, मूल प्रवृत्ति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संवेगों की उत्पत्ति जो होती है हम सभी जानते हैं ये किससे होती है? मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? 14, ये ध्यान रखिएगा। विद्यालय में सहायक गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जानी चाहिए? विद्यालय के अंदर सहायक गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जानी चाहिए? विद्यालय में मतलब पढ़ाई के साथ साथ और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्यों होनी चाहिए, ये पूछा गया है। यह संस्था की प्रसिद्धि के लिए सहायक होती हैं, इसलिए यह छात्रों के समग्र विकास में उपयोगी हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए उचित हैं जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते, या ये सभी। तो ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये छात्रों के समग्र मतलब संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी हैं, इसलिए ये विद्यालय में पढ़ाई के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? पाठ्यक्रम शिक्षण के 3 चरण होते हैं, आप सभी जानते होंगे। शिक्षण में 3 चरण होते हैं। पहला होता है शिक्षक, फिर होता है पाठ्यक्रम और फिर होता है विद्यार्थी। शिक्षा के 3 चरण होते हैं ये। तो इसमें पूछा गया है कि पाठ्यक्रम किस चरण में आता है? तो पाठ्यक्रम जो आता है वो मध्यस्थ में आता है, बीच में आता है। अगर शिक्षक पूछा जाए कि शिक्षक कैसा चर होता है, तो शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। और अगर विद्यार्थी पूछ लिया जाए कि विद्यार्थी या शिक्षार्थी कौन सा चर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शिक्षा में विद्यार्थी कैसा चर होता है, तो ये होता है आश्रित, डिपेंडेंट होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो टीचर पर और पाठ्यक्रम दोनों पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम शिक्षा की विशेषता है। एक उत्तम शिक्षा की विशेषता है। एक उत्तम शिक्षा की विशेषता है मौलिक चिंतन करने की योग्यता, विषय वस्तु का उचित ज्ञान, प्रभावशाली व आकर्षक, उपरोक्त सभी। तो ये ठीक कर लीजिएगा, एक उत्तम शिक्षा नहीं है, एक उत्तम शिक्षक होगा। ये शिक्षक एक टीचर की विशेषता पूछी है इसमें, तो ये तीनों ही होगा। एक टीचर में मौलिक चिंतन करने की योग्यता भी होनी चाहिए, उसे अपने विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली व आकर्षक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है, विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन है, मतलब विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही है कि विकास जीवन भर चलता है। विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। तो ये गलत होगा, इसका बी आंसर गलत होगा, क्योंकि विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, विकास गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों है। तो केवल जहाँ पे भी आ जाए वो आंसर गलत ही होता है, तो ये गलत है और इसमें हमसे गलत ही पूछा गया है, तो बी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेफलोकैडल का अर्थ क्या होता है। ये विकास से संबंधित नियम है। सेफलोकैडल का क्या अर्थ है, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या पूर्ण से आंशिक की ओर। ये पूछा गया है पूर्ण से आंशिक की ओर। तो सेफलोकैडल विकास का नियम है और ये होता है सिर से पैर की ओर, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे भी पहले मैंने 3-4 वीडियो क्विक रिवीजन की डाली हुई हैं, क्विक रिवीजन टेस्ट के नाम से CDP की, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है आप ये वीडियो के माध्यम से अपनी रिवीजन बहुत जल्द कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी टॉपिक से किसी अलग सब्जेक्ट से कोई कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।